हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं NEP 2020, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भी नाम से जानते हैं। और आपके सीटेट के एग्जाम में भी हर साल इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020, जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं। तो इस शिक्षा नीति का निर्माण जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख यानी इसरो के जो अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन या निर्माण किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के प्रमुख है, उनके द्वारा किया गया था। इन्होंने जो है यानी कि जो समिति इनकी थी, उन्होंने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। NEP 2020 के तहत MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। ठीक है, MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। और इस नाम को बदलने का जो कारण था वो था शिक्षा और सीखने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना। यानी कि इसका जो उद्देश्य था, नाम को बदलने का जो उद्देश्य था वो था कि एजुकेशन एंड लर्निंग पर अधिक ध्यान दिया जाए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1968 और 86 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। यानी कि इस शिक्षा नीति के पहले कौन कौन सी शिक्षा नीति आई? 1968 में शिक्षा नीति आई थी और उसके बाद 1986 में आई थी। इसके बाद जो 2020 की शिक्षा नीति होगी, ये हमारी स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। यानी कि इस बार जो एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें क्या क्या किस किस मुद्दों पर ध्यान दिया गया था? समानता पे ध्यान दिया गया, पहुंच पे ध्यान दिया गया कि शिक्षा हर एक व्यक्ति तक, हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो है कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर विशेष ध्यान दिया गया है। NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। यानी कि NEP 2020 में GDP का कितना प्रतिशत जाएगा? GDP का 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय, ठीक है, वर्तमान में अभी हमारे यहाँ कौन सा शैक्षिक मॉडल चल रहा है? 10+2। ठीक है, इसके 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। यानी कि जो है अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 होगा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो शैक्षिक पाठ्यक्रम होगा वो किस प्रणाली पर होगा? 5+3+3+4 पर आधारित होगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। NEP 2020 में कक्षा 5 यानी कि क्लास 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, हमारी जो मदर टंग होती है, उसको जो है उस पर ध्यान देने की बात की गई है, उसको अपनाने पर बल दिया गया है। यानी कि अब जो बच्चा क्लास 5 तक के जो बच्चे होंगे वो किस भाषा में सीखेंगे? वो अपने मदर टंग में सीखेंगे, अपने स्थानीय भाषा में सीखेंगे, जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें वो जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि NEP 2020 में मदर टंग पे ज्यादा जोर दिया गया है ना। ये कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो किसमें चीजें सीखें? वो अपने मदर टंग में सीखें। ठीक है, NEP में जो है प्रारंभिक शिक्षा को भी बताया गया है। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, जिसे हम बाल वाटिका भी कहते हैं, प्री स्कूल भी कहते हैं, उसके माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण, जिसे हम ECCE की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, NEP में कहा गया है ECCE पर जोर दिया गया है। यानी कि जो प्रारंभिक जो है अध्ययन होता है, बच्चों की जो प्रारंभिक पढ़ाई होती है उस पर बल दिया गया है, और उसको 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक का किया गया है, जिसे हम ECCE कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अब जो है प्रारंभिक शिक्षा में खेल और एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी, है ना। खेल के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से, चीजों को करके सीखना, है ना, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एनईपी 2020 में खेल पर आधारित शिक्षा पर बात की गई है, ठीक है। एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ने पर बात की गई है। ECCE से जुड़ी योजनाओं का जो निर्माण और क्रियान्वयन है वो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा के साझा सहयोग से किया जाएगा। यानी कि ECCE से जुड़ी जितने भी निर्माण और उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन के जितने भी कार्य होंगे वो इन सब के माध्यम से किया जाएगा। आगे चलते हैं, ECCE को ब्रॉड तरीके से पढ़ लेते हैं डिटेल में कि ECCE क्या होता है। तो सबसे पहले आप ECCE का फुल फॉर्म याद करिए, ठीक है। अक्सर करके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ECCE का हो गया, निपुण का हो गया, परख का हो गया, इन सब के जो है फुल फॉर्म अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी NEP का ही पूछ लेता है, ठीक है। तो हर फुल फॉर्म को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए कैसे इसको डिवाइड किया गया है। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है वो कितने साल तक, 3 साल से लेकर और 8 साल तक इसको किया गया है, ठीक है। कितने साल से कितने साल तक? 3 साल से लेकर, यानी कि 3 साल का बच्चा पढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। और 8 साल तक के बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी प्रारंभिक शिक्षा में जाएंगे। एज 3 to, अब इसको जो है प्रारंभिक शिक्षा को भी 2 उसमें डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो है वो 3 साल का होगा। 3 साल में क्या होगा? प्री स्कूल। उसके बाद जब बच्चा 6 साल का होगा तब उसको फर्स्ट और सेकंड में जाना है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर बढ़ेगा, फिर क्लास 3 to 5, ये कितने साल का होगा? ये 3 साल का होगा। इसमें जो बच्चे की एज होगी वो 8 से 11 साल की होगी। उसके बाद बच्चा 6 to 8 में पहुंचेगा, जिसे हम मिडिल कहते हैं, ठीक है। मिडिल में क्या होगा? बच्चा मिडिल स्कूल में बच्चा जो है बच्चे की एज होगी 11 से 14 साल तक। और जब वो सेकेंडरी में पहुंचेगा तब उसकी एज क्या होगी? उसकी एज होगी 14 से 18, ठीक है। यानी कि जो पहला 5 साल होगा उसको हम फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे, ठीक। उसके बाद जो 3 साल होगा उसको हम प्रिपरेटरी स्कूल कहेंगे। उसके बाद जो 3 साल होगा उसको हम मिडिल स्टेज कहेंगे। और जो लास्ट का 4 साल होगा उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। पहला फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा क्या होता है? ECCE में होता है, ठीक है। इसमें इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो 3 साल होगा पहला, उसमें बच्चा जो है प्री स्कूल में रहेगा और उसके बाद वो जो है क्लास फर्स्ट में जाएगा, यानी कि स्कूलिंग शुरू करेगा प्री स्कूल के बाद। तो फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, ठीक। सारे स्टेज को याद कर लीजिए। हर स्टेज में कितने कितने साल तक का क्या क्या होता है वो याद कर लीजिए। कितने क्लास से लेकर कितने क्लास तक के बच्चे किस स्टेज में होते हैं ये याद कर लीजिए। हर स्टेज पूछा गया है एग्जाम में और एज पूछी गई है एग्जाम में, तो हर चीज को आप डिटेल में पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में हर साल आती हैं। NEP 2020 के अनुसार 2030 तक, ठीक, कितने तक? 2000 यानी कि 2030 तक ECCE, ठीक, की सुविधाओं को हर बच्चे तक पहुंचाया जाए। यानी कि NEP 2020 में साफ कह दिया गया है कि ये जो ECCE बना हुआ है इसको 2030 तक इसकी सुविधा को हर बच्चे तक पहुंचाना हमारा कार्य है, ठीक। आगे देखते हैं FLN क्या है? FLN का जो फुल फॉर्म है वो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक। सबसे पहले फुल फॉर्म याद करिए। FLN का फुल फॉर्म फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी कि मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान। FLN बेस्ड है किस पर? 3R पर बेस्ड है, ठीक है। रीडिंग पर, राइटिंग पर, अरिथमेटिक पर। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक में कर दिया है, आपको जो है समझने में आसानी होगी, ठीक। FLN किस पे बेस्ड है? 3R। आप 3R याद कर लीजिए। 1 R फॉर रीडिंग, 2nd R फॉर राइटिंग एंड 3rd R फॉर अरिथमेटिक।
यानी कि बच्चों में जो है फाउंडेशन स्टेज पर, है ना, प्री स्कूल में, प्राइमरी में उनको रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक तीनों का जो है नॉलेज होना चाहिए। ठीक, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, है ना। रीडिंग राइटिंग यानी कि लिटरेसी होनी चाहिए और अरिथमेटिक यानी कि न्यूमेरेसी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। एफएलएन का यूज क्लास 3 तक होगा। ठीक, याद कर लीजिए इसको। एफएलएन का यूज किस क्लास तक होगा? एफएलएन का जो यूज होगा वो क्लास 3 तक होगा और जो इसका एज ग्रुप है वो होगा 3 to 9 ईयर्स। ठीक, एफएलएन रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? एफएलएन रिपोर्ट आईओसी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा तैयार किया गया और आईओसी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने एफएलएन रिपोर्ट को EACPM जिसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर को 16 दिसंबर 2021 को सौंपा। तो एफएलएन रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया? आईओसी। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक, आईओसी ने ये रिपोर्ट कब किसको सौंपा? तो आईओसी ने एफएलएन रिपोर्ट EACPM जिसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर को 16 दिसंबर 2021 को सौंपा। निपुण ने एफएलएन को अचीव करने का जो टारगेट रखा वो 2026 से लेके 2027 तक रखा। ठीक है, निपुण के अकॉर्डिंग एफएलएन को अचीव करने का टारगेट 2026-27 रखा गया और एनईपी 2020 ने एफएलएन को अचीव करने का टारगेट 2025 रखा। दोनों में डिफरेंस है। अगर निपुण के द्वारा पूछा जाए तो निपुण के द्वारा एफएलएन को अचीव करने का टारगेट 2026-27 है। एनईपी के द्वारा पूछी जाए तो एनईपी के द्वारा एफएलएन को अचीव करने का टारगेट 2025 है। एफएलएन को सफल बनाने के लिए एनईपी के माध्यम से यानी कि एनईपी के द्वारा एक पॉलिसी भी बनाई गई जिसका नाम है राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति। ठीक, जिसे हम इंग्लिश में नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी कहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं निपुण। निपुण क्या है? निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया है और बहुत ही मतलब हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है किसी ना किसी शिफ्ट में, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में चाहे इवनिंग शिफ्ट में, ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो हर एक एनईपी का फुल फॉर्म, एफएलएन का फुल फॉर्म, जो है निपुण का फुल फॉर्म, हर चीज का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। निपुण का जो टैग लाइन है वो है निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। ठीक, निपुण का टैग लाइन क्या है? निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। निपुण कब आया? निपुण आपका 5 जुलाई 2021 को आया और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि जो है जब निपुण को लॉन्च किया गया था तो उस टाइम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उस टाइम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल थे। ठीक है, आगे चलते हैं। परख। परख क्या है? परख जो है इवैल्यूएशन के लिए बनाया गया था, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया। ठीक, तो एनईपी में क्या कहा गया? एनईपी 2020 में कहा गया कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए यानी कि उनके इवैल्यूएशन के लिए परख नामक एक नए असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक, परख का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत। कुछ प्रमुख सिद्धांत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, उसको आप पढ़ लीजिए क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें कही गई? इसमें कही गई तकनीकी शिक्षा, यानी कि इसमें तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ठीक, कि टेक्निकल एजुकेशन दी जाए बच्चों को, यानी कि तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। ठीक, सिंपल सी बात है कि हमारा जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको जो है उस पर जो है फोकस किया गया है। इस शिक्षा नीति में छात्रों के रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। आगे चलते हैं। हमारा जो अगला सिद्धांत है वो है सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर। ठीक, सतत मूल्यांकन पर जोर दिया, यानी कि जो है जो इवैल्यूएशन है वो कंटिन्यूटी उसमें बनी होनी चाहिए, यानी कि हर क्षण मतलब हर पल बच्चों का इवैल्यूएशन होता रहना चाहिए। ठीक,
बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी कि FLN को प्राथमिकता दी गई है NEP में। अवधारणात्मक समझ पर, ठीक, यानी कि बच्चे जो समझे वो कंप्लीटली अच्छे से समझे, तर्क से समझे, उसका अर्थ समझे, ठीक, पर जोर, यानी कि अवधारणात्मक समझ पर जोर, ना कि रटन पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई। यानी कि इस नीति में NEP 2020 में रटने की प्रणाली को खत्म कर दिया गया है और किस पर जोर दिया गया है? अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया गया है। बच्चा जो समझे वो कंप्लीटली समझे और अर्थपूर्ण समझे, ठीक, केवल रटे ना उसको। नैतिकता, मानवीय मूल्यों एवं संवैधानिक मूल्यों का विकास। इसमें कहा गया कि हम जो नैतिक कर्तव्य, नैतिक मानवीय मूल्य, संवैधानिक मूल्य, इन सब का जो है बच्चों में विकास होना चाहिए। बहुभाषिकता एवं भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, यानी कि बहुभाषिकता पर जोर दी गई है। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलेपन पर जोर दिया गया। यानी कि ये कहा गया कि जो बच्चे हैं वो आपस में संवाद करें, एक दूसरे के सहयोग से कार्य करें, आपस में समूह में कार्य करें, ठीक है, और लचीलापन, यानी कि चेंजेस होते रहने चाहिए, मतलब चेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लचीलापन का मतलब क्या कि बहुत कठोर नहीं होना चाहिए, है ना, चीजों को बदला जा सके, ऐसा होना चाहिए। तो इन सब पे इस पे ध्यान दिया गया NEP 2020 में। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, यानी कि शिक्षकों को और संकाय को, इन दोनों को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र माना गया NEP 2020 में, ठीक। भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, मतलब हर एक चीज पर NEP 2020 में हर एक फैक्टर पे ध्यान दिया गया है, हर एक चीज पे ध्यान दिया गया है। बच्चों का कैसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध होना चाहिए, ठीक। जो शिक्षा है उसमें किस तरह से गुणवत्ता आए, वो किस तरह से मतलब बच्चों के लिए अच्छी बने, कैसे उनका विकास हो, तो इस पर जो है उत्कृष्ट स्तर का शोध किया जाना चाहिए। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, यानी कि शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, अतः सभी बच्चों का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए, है ना। कहने का मतलब है NEP 2020 के अनुसार शिक्षा हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। आगे चलते हैं। ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास, ठीक है। यानी कि इन सबको अलग नहीं मानना चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी चीज को ऊंचा, किसी को नीचा, ये अच्छा है, ये खराब है, ये सही है, ये ज्यादा बेहतर है, ऐसा नहीं। हर सब विषय को एक ही लेवल का दर्जा मिले, ठीक है, सब विषयों को इकट्ठा करके पढ़ाया जाए और समग्र शिक्षा का विकास हो। स्थानीय संदर्भ की विविधता, स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।